नमस्कार साथियों। तो आज फिर से हम आपके बीच हैं राजस्थान डायरी के अंदर एक और ऐतिहासिक कहानी को लेकर, जहां से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न भी बनते हैं और ये राजस्थान के इतिहास को भी दर्शाता है साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं चित्तौड़ के शासक रावल रतन सेन और उनकी रानी पद्मावती के बारे में, जिन्हें हम पद्मिनी नाम से भी जानते हैं साथियों। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि रावल रतन सेन की दो रानियां थीं, जिनमें से एक का नाम नागमती था और दूसरी थी पद्मिनी। तो आइए जानते हैं कि विस्तार से क्या था इनका मामला, और बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। इस पर एक मूवी भी बनी थी। राजस्थान के कोने कोने में, मैं कह सकता हूं राजस्थान के हर कोने कोने में एक वीर पैदा हुए हैं, एक गाथा पैदा हुई है, एक इतिहास बना है। आप किसी की भी बात कर लीजिए। मैं आपको एक बार महेंद्र सिंह का भी इतिहास बताऊंगा। मैं एक रानी थी ममूला करके, और महेंद्र सिंह, उनका भी बहुत शानदार इतिहास है। लेकिन आज हम जो आपके राजस्थान डायरी लेकर आए, इसमें बात कर रहे हैं साचा मेवाड़, यानी मेवाड़ एक का पूरा एक साम्राज्य था, और मेवाड़ के अंदर एक शहर आता था चित्तौड़, जिसके राजा थे समर सिंह, और समर सिंह के पुत्र का ही नाम था रावल रतन सिंह। तो वहां के जो राजा थे, राजा रतन सिंह एवं उनकी रानी पद्मिनी के अगर मैं बारे में बात करूं, तो ऐसा माना जाता है साथियों कि उस समय के इतिहास में तीन ही महिलाओं को बहुत सुंदर दर्जा दिया गया है, जिनमें से एक पद्मिनी थी, ध्यान रखना, एक पद्मिनी थी साथियों, एक द्रौपदी को भी बताते हैं, बहुत सुंदर माना जाता है, और एक मृगनयनी थी साथियों। तो यहां आप देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं साथियों राजा रतन सिंह और पद्मिनी के बीच की। तो बच्चों, ये कहानी जो है वो है लगभग 1302 के आसपास की। 1302 ईस्वी में जब समर सिंह की हत्या, मतलब मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद उनके पुत्र रावल रतन सेन चित्तौड़ के राजा बने। उस समय की साथियों बात है, ये बात है बड़ी पुरानी। तो जीवन में अगर ऐसी कोई बात मिले तो इसको जरूर याद रखना, बहुत ही शानदार तरीके से आज आप इसको समझिएगा। चित्तौड़ कहां है, तो ये जानते हो आप कि चित्तौड़ कहां है। ये है राजस्थान के अंतर्गत, ध्यान रखना, राजस्थान के अरावली पहाड़ियों पर बसा हुआ चित्तौड़गढ़ है। और इसी चित्तौड़ से एक दूर जगह पर है श्रीलंका, जिसे हम सिंघल द्वीप के नाम से जानते थे। किसे नाम से जानते थे? सिंघल द्वीप के नाम से जानते थे। यहीं पर निवास करती थी, यहीं के राजा थे गंधर्व सेन, और इन्हीं की एक पुत्री थी जिनका नाम था नागमती। पद्मिनी। इन्हीं की पुत्री थी जिन्हें हम पद्मिनी कहते हैं या पद्मावत कहते हैं। इनके रूप का कह सकते हो कि वैसे तो बखान बहुत जगह था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो दासियां थी वो भी इतनी सुंदर थी कि इनके बदन से फूलों की महक आती थी, भंवरे इनके आसपास रहते थे। इनकी सुंदरता का बखान साथियों अगर किसी ने किया है तो याद रखना, वो किया मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत में। बेटा किसमें? पद्मावत में। पद्मावत में जायसी जी लिखते हैं कि रानी पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि इनको देखने के बाद लोग मूर्छित हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। इनकी सुंदरता का वर्णन लाखों में मिलता था, इसलिए इनको किसी को दिखाया नहीं जाता था। ये गुप्त रहती थी सिंघलगढ़ के किले में। और सिंघलगढ़ का जो किला था, सिंघलगढ़ का साथियों जो किला था, वो अपने आप में एक भेदी था, यानी इस पर चढ़ना नामुमकिन था, क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर था और बीच में कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं था जिस पर आप सिंघलगढ़ पहुंच सकें बिना गेट खोले। तो आप समझ सकते हैं, इसके बीच में रहती थी रानी पद्मिनी। तो बात उन दिनों की है साथियों, जब रानी पद्मिनी के पास एक तोता था जिसका नाम था बच्चे हीरामन। क्या नाम था उसका? हीरामन तोता। ये हीरामन तोता बोलने वाला एक पहाड़ी तोता था साथियों, जो बिल्कुल साफ साफ बोलता था, और ये रानी के साथ रहता था। रानी की सुंदरता, इसने उसको हर रूप में निहारा था, तो ये रानी की सुंदरता बोल बोलकर करता था। एक दिन क्या हुआ कि रानी पद्मिनी स्नान करने चली गई, उनका तोता ऐसे ही था, ऐसे कोई बिल्ली आई और तोता उसके डर के मारे उड़ गया। उड़ते उड़ते ये तोता पहुंचा इस जगह पे, यहां पर वन थे, और इस वन में एक शिकारी को ये तोता मिला बोलता हुआ। शिकारी इसको बेचने गया सौराष्ट्र क्षेत्र में, और वहां पर एक ब्राह्मण ने इस तोते को खरीद लिया। और तोते को खरीदने के बाद ये ब्राह्मण जब जा रहा था यात्रा पर, तो ये पहुंचा मेवाड़, और मेवाड़ में जब इसकी आवभगत हुई तो मेवाड़ के राजा को इसने इस तोता के बारे में बताया कि ये बहुत ही अद्भुत तोता है और बहुत ही शानदार तरीके से ये बोलता है, मानव की तरह बोलता है। कितना सुंदर बोलता है, आप इसकी बात सुनिए। जब मेवाड़ के राजा रतन सेन ने इस तोते को खरीद लिया, तो साथियों इस तोते ने उनको बखान किया, उनको बताया कि रानी पद्मावती, मैं जहां से आया हूं, रानी पद्मिनी कितनी खूबसूरत हैं। जब राजा रतन सेन ने तोते से रानी पद्मिनी का बखान सुना, उनके सौंदर्य का आलिंगन किया, तो राजा रुक नहीं पाए और एक साधु का वेश रखकर साथियों
ये रतन सेन कहां पहुंच गए, ये पहुंच गए यात्रा करते हुए सिंघल द्वीप। तोते को साथ लेकर अब तोते से बोले कि भाई संदेशा देकर आओ कि तुम उड़कर जाओ पद्मिनी के पास और बोलो कि ऐसे ऐसे चित्तौड़ के शासक रतन सेन तुमसे मिलना चाहते हैं। भाई तोता जब उड़कर पहुंचा, तोता पहुंचा सिंघलगढ़ किले में और रानी पद्मिनी को सारा किस्सा सुनाया कि वहां से ऐसे ऐसे योगी का भेष रख के राजा स्वयं तुमसे मिलने आए हैं। तो पद्मिनी भी खुद को नहीं रोक पाई और पद्मिनी जा पहुंची उनसे मिलने। पद्मिनी का पहली बार जब उन्होंने स्वरूप देखा, दृश्य देखा, तो राजा हो गए बेहोश। तो राजा के बदन पर चंदन से रानी पद्मिनी लिखकर आई कि यदि तुम सिंघलगढ़ के किले में प्रवेश कर जाते हो और मुझसे वहां आकर मुलाकात करते हो तो मैं तुम्हारे विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लूंगा। राजा रतन सेन ने उनका यह प्रस्ताव भी मान लिया और वो रात के अंधेरे में तोते की मदद से, हीरामन ने बड़ा सहयोग किया है, तोते की मदद से साथियों ये गुप्त प्रवेश द्वार से कहां पहुंच गए, सिंघलगढ़ किले में पहुंच गए। सिंघलगढ़ किले में तो पहुंच गए लेकिन इनको पकड़ लिया वहां के सैनिकों ने। राजा के सामने जब पेश किया गया तो इनका रूप उतारा गया तो पता चला कि ये तो भाई चित्तौड़, साउथ से कहां, देखिए कहां है, उत्तर में चित्तौड़ एक जगह है, वहां के तो राजा हैं। फिर क्या था साथियों, गंधर्व सेन ने कहा कि बताइए राजन आप इस भेष में कि इस प्रदेश में किस मंशा से आए। तो उन्होंने कहा कि आपकी पुत्री का हमने बहुत सौंदर्य बखान सुना था और मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। गंधर्व सेन ने बड़े धूमधाम से उनका विवाह किया। फिर दोनों यहां से चलते हुए कहां पहुंच गए, मेवाड़ पहुंच गए साथियों। इस प्रकार राजा रतन सेन और पद्मावती का मिलन हुआ। अब नागमती जी दोनों रानियां थीं। वहीं एक व्यक्ति इस कहानी में और किरदार निभाता है जिसका नाम था राघव चेतन। इसका अगर नाम सुना हो आपने तो एक भाट था जो तंत्र मंत्र करता था, तंत्र टोना करने वाला एक भाट था जो साथियों इनके राज दरबार में रहता था। अब सबको खबर हो गई कि रानी बहुत सुंदर है, तो सबके मन में जिज्ञासा होती इतनी कितनी सुंदर है, हम भी देखें। लेकिन राजा की रानी को कोई देख सकता है क्या? नहीं। कहां रहती हैं वो रहती हैं अंतरपुर, एक रनवास क्षेत्र होता है। अंतःपुर जानते हो किसे कहते हैं? हिंदी में अंतःपुर कहते हैं जहां महिलाएं रहती हैं। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहा जाता है। वहां तक जाना मुश्किल नहीं था, लेकिन एक दिन हिमाकत कर कर राघव चेतन जा पहुंचा शयन कक्ष में, जहां कौन कौन थे? रानी पद्मिनी, ये रहा उनका हीरामन तोता। ये दोनों शयन कर रहे थे। ये शयन करते हुए जब वहां पर दोनों के दोनों अपने कह सकते हो कि ये अपने रति भाव में डूबे थे, लेकिन राघव चेतन की नजर पड़ी। इनको आभास हुआ और उन्होंने कहा कि रतन सेन जी कोई यहां पर कोई गुप्तचर है या कोई भी है जो हमें देख रहा है या हमारे एकांत को भंग कर रहा है। जब इनका पता चला यही था राघव चेतन। जब रतन सेन को यह पता चला कि इसकी कुदृष्टि रानी पर है तो उन्होंने इसको माफ तो कर दिया लेकिन देश निकाला दे दिया। क्या दे दिया? देश निकाला दे दिया। जब इसको देश निकाला अपमान लगा तो यह जा पहुंचा साथियों कहां? अलाउद्दीन खिलजी के पास। अब यह चलता हुआ कहां पहुंच गया? अब यह जा पहुंचा अलाउद्दीन खिलजी के पास और यह भी हीरामन तोते की तरह यहां पर बोलने लगा और कहने लगा कि अलाउद्दीन खिलजी तुम्हारे पास ये तख्तो-ताज हो सकते हैं, दिल्ली का सिंहासन हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास वो नहीं है जो चित्तौड़ के राजा के पास है। अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि पता नहीं ये क्या कह रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि साफ साफ बोल वरना तेरी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। तो उसने रूप का बखान किया और रूप का बखान करते हुए कहा कि तुमने जीवन में ऐसी सुंदर स्त्री नहीं देखी होगी जितनी सुंदर स्त्री, जितनी सुंदर रानी रतन सेन की है। एक बार उसको देख लो और अगर आप उसमें एक नुक्स निकाल दो तो मेरी गर्दन आपकी तलवार। अलाउद्दीन को बेचैनी होने लगी। एक दिन तो उसने जैसे तैसे जेला के चलो यार, एक महिला के लिए कौन युद्ध करने जाए, लेकिन फिर उसको एक लाभ भी हुआ। उसने कहा कि चित्तौड़ पे भी शासक हो जाएगा और ये जब कह रहा है तो देख लेते हैं। इसने ठान ली कि साहब अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे चित्तौड़ पर हमला। चित्तौड़ पर हमला 1303 ईस्वी में ये चल पड़ा चित्तौड़ की ओर अपनी सेना लेकर। हजारों घुड़सवार ने चित्तौड़ का किला चारों तरफ से घेर लिया। ऐसा बताते हैं कि इसने 8 माह तक अपना डेरा जमाया रहा किले के आसपास, क्योंकि किला जो था वो अभेद था, उसके अंदर आप नहीं जा सकते थे जब तक गेट नहीं खुलते। बाहर सेना डेरा जमाए रही,
7-8 महीने बहुत समय होता है साथियों। 7-8 महीने में किले के अंदर का जो राशन पानी था वो कम होने लगा, खत्म होने लगा। ऐसी परिस्थिति में क्या करते, ऐसी परिस्थिति में एक संदेश भिजवाया रतन सेन ने और उन्होंने कहा कि किस प्रयोजन से आप यहां आए हो। अलाउद्दीन खिलजी बोला कि सुना है कि आपकी बेगम साहिबा, सुना है कि आपकी जो रानी है वो बहुत खूबसूरत है, मैं उनको एक नजर देखना चाहता हूं। एक नजर अगर राजा मैं उनको देख लूं तो मैं चला जाऊंगा अपनी सेना को लेके। राजा ने भी सोचा कि चलो ठीक है भाई, कलेश कटे, एक बार दिखा दो। लेकिन एक प्राथमिक होती है कि राजपूतनी महिलाएं अपने चेहरे एकदम से नहीं दिखाती हैं, तो ऐसा कहा गया है कि जल में उनका प्रतिबिंब बनाकर दिखाया गया। चलो वो इस पे भी राजी हो गया कि चलो तुम दिखाओ, कैसे भी दिखाओ, समझ में तो आए कि मैं जिसके लिए दिल्ली से इतनी दूर चलकर आया हूं, यहां 7-8 महीने से डेरा जमाया हूं, कुछ तो मिले। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी का वो चेहरा देखा, वो प्रतिबिंब देखा, फिर क्या था, होश उड़ गए। अलाउद्दीन खिलजी बोला रतन सेन से कि रतन सेन जी, डील कैंसिल, अब नहीं, अब तो युद्ध होगा। देखने के बाद अब तो युद्ध होगा, ऐसा बोलने के बाद, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। फिर उसके बोला कि आपने मेरी मेहमान नवाजी की, मैं चाहता हूं रतन सेन जी आप भी मेरे यहां आओ, मैं भी आपकी मेहमान नवाजी करता हूं। तो भाई रतन सेन जी कहां पहुंच गए, रतन सेन जी पहुंच गए कहां, अलाउद्दीन खिलजी के डेरे में। अलाउद्दीन खिलजी के डेरे में ये तो पहुंच गए। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी आया तो इन्होंने अपना राजपूत धर्म निभाया, उसको कुछ नहीं किया, इसका आतिथ्य स्वीकार किया और इसको भेज दिया। लेकिन जैसे ही रतन सेन जी अलाउद्दीन खिलजी के खेमे में गए, अलाउद्दीन खिलजी ने इनको बना लिया बंदी। अब सोचिए कोई राज्य अगर बिना शासन के रहे तो कैसा लगता है। चित्तौड़ बिना शासन किसी राजा के अकेला था। गोरा और बादल ये दो सेनापति जो थे उनके हवाले पूरा का पूरा चित्तौड़ का किला था। रानी पद्मिनी को चिंता होने लगी और इस चिंता में उन्होंने एक संदेश भिजवाया और कहा कि मैं आपसे स्वयं मिलना आना चाहती हूं, अपनी 1600 दासियों के साथ ही आऊंगी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी प्रसन्न हुआ, उसने कही डील तो मेरी पक्की हो गई, मेरा काम हो गया राजा रतन सेन को पकड़कर। उसने कहा ठीक है, आपको आने देके आदेश है। यह बात सुनकर रानी पद्मिनी ने एक नीति बनाई और उन्होंने बहुत ही जाबाज सिपाही गोरा बादल के साथ अलाउद्दीन खिलजी के खेमे में भेज दिए। अलाउद्दीन खिलजी के खेमे में वो पालकियों में बैठकर गए साथियों। तो 4 लोग पालकियों को पकड़ने वाले और उसके अंदर 4 लोग और बैठ के गए। ऐसे सारे के सारे जो कह सकते हो कि वीर योद्धा थे वो कौन के खेमे में पहुंच गए, अलाउद्दीन खिलजी के खेमे में पहुंच गए और वहां संदेशा भिजवाया कि पहले मैं अपने पति से मिलना चाहूंगी, उसके बाद आपके हरम में आऊंगी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वीकृति दे दी। सारी पालकियां राजा रतन सेन के यहां पहुंची, वहां रानी पद्मिनी के नाम पर। उसमें से रानी पद्मिनी निकली, पद्मामणि निकली और उन्होंने राजा रतन सेन से मुलाकात की और उनसे कहा कि हम दासियों के साथ नहीं आए, हम अपने वीर सिपाहियों के साथ आए, सैनिकों के साथ आए, आपको छुड़ा के ले जाएंगे। वहां से प्रयोजन सफल हुआ, राजा रतन सेन को उन्होंने छुड़ाया। युद्ध करते हुए राजा रतन सेन तो अपने किले में आ गए, लेकिन उस लड़ाई में गोरा मारा गया। उसकी शहादत गलत नहीं गई, राजा रतन सेन फिर से अपने किले में आ गए और युद्ध की पुनः घोषणा हुई। कुछ समय बाद दोनों आमने सामने हुए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की सेना की तादाद बहुत ज्यादा थी। अंततः राजा रतन सेन की मृत्यु हुई। यह देखकर महल के अंदर स्थित 1600 रानी एवं उनकी दासी एवं उनके परिवार के सभी महिलाओं ने जौहर करने का सोचा। जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किले की ओर प्रवेश करने लगा तो सभी 1600 महिलाओं ने अग्नि वेदी में कूदकर अपनी जान दे दी साथियों, शहादत दे दी। जब अलाउद्दीन खिलजी किले के अंदर पहुंचा तो उसको कुछ भी नहीं मिला सिवाय राख और आग की लपटों के। इस बात पर भी यह नाराज हुआ और इसने आदेश दिया सिपाहियों को कि चित्तौड़ के हर बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को कत्ल कर दो, कत्लेआम कर दो। और ऐसा माना जाता है कि उस समय 20 से 25 हजार लोगों को इन्होंने कत्लेआम कर दिया और अपने लड़के को वहां का शासक बनाकर दिल्ली लौटाया। यह बड़ी ही दुखद कहानी। ऐसा कहा जाता है साथियों कि इसको मलिक मोहम्मद जायसी ने बाद में लिखा, इसको काल्पनिक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1540 ईस्वी में यह लिखी गई। कौन सी ग्रंथ? पद्मावत। किस समय लिखी गई? शेर शाह सूरी के समय। शेर शाह सूरी के समय लिखा गया है। जबकि जो घटना है वो कब की बताई जाती है? 1302 से लेकर 1303 ईस्वी की बताई जाती है।
यह घटना उस समय की है, लेकिन लिखी कब गई है? 1540 में लिखी गई, शेरशाह सूरी के समय मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है पद्मावत। इसकी यह कहानी थी, अपने आप में रोमांच, साहस, उत्साह, करुण रस से भरी हुई, ये कह सकते हो कि महाकाव्य था। और इस महाकाव्य का जिक्र अगर आप देखोगे तो अबुल फजल की बुक में भी मिलता है, टाड की बुक में भी मिलता है। उन्होंने भी इस कहानी के कुछ संदर्भ अपने किताबों में जोड़े हैं साथियों। तो यह थी रानी पद्मिनी और राजा रतन सेन की कहानी। आज के लिए इतना ही। राजस्थान डायरी में अगले इतिहासकार और अगले किसी ना किसी एक वीर योद्धा के साथ फिर मुलाकात करता हूं। हमारे एसजीआई कंपटीशन क्लास के परिवार को फॉलो कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हां, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।